सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ईरान बहुत बड़े खतरे में है और सबूत रखूंगा, एक एक चीज आपको बताऊंगा और सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बताऊंगा। तो अगले 10 मिनट तक अपने इस डिवाइस को, मोबाइल को, टीवी को, जिसमें भी आप देख रहे हैं, बंद मत कीजिएगा। बहुत अहम खबर है। ईरान पर पूरा प्लान तैयार हो चुका है हमला करने का। अब ईरान पर हमला कौन करेगा वो समझ लीजिए। ईरान पर हमला एक साथ अमेरिका और इजराइल करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि भाई प्लान क्या है? प्लान यह है कि ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल अजरबैजान की सरजमीन का इस्तेमाल करेगा। प्लानिंग बहुत लंबी है और पूरी पुख्ता और तैयारी पक्की हो चुकी है। अजरबैजान, याद होगा आपको, अजरबैजान अभी कुछ वक्त पहले से ही ईरान से बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि अजरबैजान की एम्बेसी जो ईरान के अंदर है उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें अजरबैजान के एम्बेसडर घायल हुए और एक की मौत हुई। उसके बाद अजरबैजान ने अपने एम्बेसडर को वहां से बुला लिया और अपनी एम्बेसी को ईरान में बंद कर दिया। तो ईरान के खिलाफ अजरबैजान का पूरा भरपूर फायदा उठाने के लिए इजराइल ने चौकड़ी मार दी है। अब ईरान पर अटैक करने के लिए, और कहां होगा अटैक ये भी सुन लीजिए, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी, जहां ईरान परमाणु बम, परमाणु मिसाइल बना सकता है, अमेरिका और इजराइल ने वो जगह चुन ली है और वहां पर अटैक करेगा अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल करते हुए। अब आप कहेंगे रजा भाई ये प्रूफ क्या है, जो पीछे लगाया आप पढ़ते तो है नहीं। चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। अमेरिका के पेंटागन से एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ, उस लीक डॉक्यूमेंट में पूरी प्लानिंग लीक हो गई है। दूसरी बात, इसी जनवरी में अमेरिका और इजराइल ने इतिहास में पहली बार, जिंदगी में पहली बार इतनी खतरनाक जबरदस्त ड्रिल करी थी ईरान के खिलाफ। ये सारी चैन पहले से चलती आ रही है और अब प्लान की तैयारी पूरी हो चुकी है, पेंटागन के ही डॉक्यूमेंट से साबित हुआ है। उधर आप कहेंगे कि भाई इससे नहीं मानेंगे तो वीडियो भी लाए हैं। कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस के एक नेता के मुंह से ये फ्लो में निकल गया कि हम यानी अमेरिका और इजराइल अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक करेंगे। There had been reports, I guess it must have been 6 months ago to a year, I guess, where there was talk that Azerbaijan had agreed to let Israel use its bases in case Israel felt it had to make a strike on Iran to destroy Iran's nuclear capability. There seemed to be whether it was our State Department or someone somewhere went public on it, and it seemed to me that it undermined any kind of deal that Azerbaijan and Israel have had. I'm wondering if any of you can shed some. उधर दोस्तों ईरान की मदद के लिए तैयार है पूरी तरह से रशिया, क्योंकि दोस्त का दुश्मन और हमारा दुश्मन जब एक हो तो दोस्ती में और मजा आता है। पहले ही रशिया ईरान को डिफेंस कॉरपोरेशन का ऑफर कर चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने S-400 से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कई तरह के हथियार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और कई तरह के छोटे मोटे हथियार भी ऑफर किए हुए ईरान को कि हम आपको दे सकते हैं। लेकिन ईरान पर बड़े हमले की जिस तरह से प्लानिंग की जा चुकी है, खबर यह है कि ईरान S-400 लेने के लिए सोच सकता है और तुरंत प्रभाव से रशिया इसको दे भी देगा। वो पैसे का इंतजार नहीं करेगा, वो दोस्त को दे देगा, पैसा तो बाद में आता ही रहेगा। उधर शुरुआती जांच कंप्लीट हुई। जो मैंने कल आपको ईरान की लड़कियों के बारे में बताया था कि 50 से ज्यादा स्कूलों में और कॉलेजेस में जहरीली गैस छोड़ी गई या कहीं जहरीला पानी पिलाया गया, उसके बाद अब जो आंकड़े आए हैं 1000 लड़कियां जिससे बीमार पड़ी हैं। वो तो शुक्र है किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 1000 लड़कियां उस जहर से इन्फेक्टेड हुई और कई बुरी तरह से अभी तक बीमार पड़ी हैं। इन्हीं सब हरकतों को देखने के बाद जब फिर से कुछ महिलाएं प्रदर्शन करने लगी ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो एक तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पे तेजी से घूम रही है,
जिसमें ईरान का एक पुलिस वाला लड़की की मां के सर के बाल को पकड़कर खींच रहा है। देखिए, ईरान में जिस तरह से महिलाओं को अचानक से जहर खिलाया गया है, ईरान इस पर शांत नहीं बैठा है। ईरान ने कल आदेश दिया था, आज रिपोर्ट सामने आई है और अब ईरान के मंत्रालय की तरफ से बता दिया गया है कि 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने ये साजिश रचकर हजारों लड़कियों को जहर खिला दिया। अब उनसे पूछताछ चल रही है और अभी जांच की और भी रिपोर्ट आना बाकी है। अमेरिका इससे ज्यादा कर ही क्या सकता है। 20 और ईरान के शिपिंग वेसल्स जहाजों पर पाबंदी लगा दी है। जी हां, ईरान के खिलाफ यही कदम बस अमेरिका उठा सकता है। अब खबर यह मैं पहले बता चुका था कि 90% ज्यादा यूरेनियम बना रहा है, पैदा कर रहा है ईरान। इस पर फ्रांस भी अब परेशान हो गया है। फ्रांस ने चिंता जताई है कि जिस तरह से ईरान यूरेनियम बना रहा है और बढ़ा रहा है, यह हमारे लिए और पूरे दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। और आपको ताज़ा बता दूं जानकारी, IAEA के चीफ इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, लेकिन खबर अभी ज़्यादा नहीं है। जितनी है उतनी बता रहा हूं कि IAEA के चीफ ने ईरान की तमाम डेलीगेशन, सरकारों और विदेश मंत्री समेत ईरान के प्रेसिडेंट से भी मुलाकात कर ली है, लेकिन वो रिपोर्ट तो वापस जाने के बाद ही रखेंगे और वो रिपोर्ट काफ़ी अहम होगी। उधर ब्रिटेन की नेवी ने समुद्र में एक ईरानी जहाज को जब्त किया, जिस ईरानी जहाज में ईरानी हथियार थे, मिसाइल, रॉकेट, गोला बारूद, जो यमन के लड़ाकों के लिए भेजे जा रहे थे और यमन की तरफ तेजी से ये शिप बढ़ रहा था, जिसे ब्रिटेन ने जब्त कर लिया। तुर्की पूरी तरह से थर्रा गया और रुक रुक के वहां भूकंप आज भी महसूस किए जा रहे हैं। अब जो इंटेलिजेंस हैं, जो वैज्ञानिक हैं, भौगोलिक हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि ईरान में भी भूकंप आ सकता है। और ईरान के साइंटिस्टों को ये पहले से मालूम है। ईरान के बारे में आपको बता दूं, ईरान में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप गूगल पर ईरान अर्थक्वेक लिखेंगे तो ऐसी तस्वीरें हैं कि कहा जाता है एक ज़माने में ईरान में भूकंप जब आता था, ज़मीन ऐसे हो जाती थी, ऐसे की जगह ऐसे भी हो जाती थी। तो ईरान की गवर्नमेंट ने भूकंप रोधी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। भूकंप से कैसे बचना है, दबे हुए को कैसे निकालना है, जनता को समझाना, बच्चों को बचाना, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान के लोगों में खौफ अब दौड़ गया है जब से नोटिफिकेशन आया है कि ईरान में भूकंप की संभावना है। उधर इजराइल के हाल में आपको कल ही दिखा चुका हूं। इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। जो पुरानी सरकारें हैं वो भी कह रही हैं कि इजराइल खतरे में पड़ चुका है। जिस इजराइल ने ईरान के अंदर गृह युद्ध छिड़वाने की कोशिश की, उसके घर में खुद आग लग गई। ताज़ा तस्वीर देखिए, आज भी यहूदी सड़क पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात काफ़ी बुरे हैं। यहूदियों को खुद यहूदी की पुलिस पकड़कर गिरफ्तार करके जेल में ठूस रही है। देखिए किस प्रकार से, जैसे कल तक फिलिस्तीनियों को मारकर थपड़िया कर गिरफ्तार किया जा रहा था, आज उसी तरह से यहूदियों के साथ भी इजराइल की मिलिट्री और पुलिस कर रही है।
להזהיר את כולם. אנחנו מתחילים להשתמש באמצעים. כדאי לכולם לזוז אחורה. חברים, כדאי לכם לזוז אחורה. קדימה, לתוך השורה. उधर इजराइल की स्पेशल रिपोर्ट में मैंने आपको यह बात बताई थी कि इजराइल के वित्त मंत्री ने और खजाना मंत्री ने बड़ी बात कही, मीडिया के सामने कहा कि फिलिस्तीन का हवारा गांव इस दुनिया से मिटा देना चाहिए, पूरी तरह से कत्लेआम कर देना चाहिए, मसल देना चाहिए फिलिस्तीनियों को। इस पर अमेरिका के व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि यह घटिया बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है, डिस्कस्टिंग, घटिया, बद्धी, बेहुदा बात है। हम इसकी आलोचना करते हैं। These comments were irresponsible, they were repugnant, they were disgusting, and just as we condemn Palestinian incitement to violence, we condemn these provocative remarks that also amount to incitement to violence. We call on Prime Minister Netanyahu and other senior Israeli officials to publicly and clearly reject and disavow these comments. We condemn, as we have consistently, terrorism and extremism in all of its forms, and we continue to urge that there be equal measures of accountability for extremist actions, regardless of the background of the perpetrators or the victims. उधर दोस्तों, जहां सारी दुनिया इस वक्त इजराइल के खिलाफ बोलने लगी है, अमेरिका भी कई मुद्दों पर इजराइल का साथ छोड़ रहा है कि कहीं कीचड़ उस पर भी ना फेंकना शुरू कर दे दुनिया। उधर नेतन्याहू की सरकार का ये आतंकवादी नेता बेंजीवीर, कट्टरवादी नेता, इसने कहा है कि कोई लीड मत करो, मैं लीड करूंगा, सारे फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो भी ऑपरेशन होंगे, बिल्डोजर चलेगा, इनके मकान तोड़े जाएंगे, फिलिस्तीनियों को उजाड़ कर यहूदियों को बसाया जाएगा, मैं लीड करूंगा इस सारे प्रोग्राम को, और इनसे, फिलिस्तीनियों के लीडर से, अरब लीडर से मैं ही बात करूंगा। शुरुआत में जो मैंने बोला वो इजराइल और अमेरिका के बीच नज़र आ रहा है। 10 दिन के लिए फिर से अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मिलिट्री कोऑपरेशन के साथ साथ समझिए कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस पर हमला करना है, क्यों करना है, कौन सा ऐसा देश है, खुलकर सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ। अब एक रिपोर्ट है, 2020 से अब तक 2023 तक नेतन्याहू की 5 ट्रिप यूएई की यानी दुबई की कैंसिल हो गई है। हर साल कभी ना कभी प्लान करके नेतन्याहू कोशिश करते थे कि यूएई पहुंच जाएं, लेकिन यूएई इस ट्रिप को कैंसिल कर देता था किसी न किसी बहाने से। अब रिपोर्ट आई है कि यूएई ने ईरान और इजराइल की टेंशन को देखते हुए नेतन्याहू को यूएई घुसने नहीं दिया। उधर ब्राजील को धमकी दी थी अमेरिका ने कि ईरान के वॉरशिप को अपने पोर्ट पर रुकने मत देना, लेकिन ब्राजील ने अमेरिका की इस बात को अपने पैरों के नीचे रख के ईरान के वॉरशिप को अपने यहाँ रुकने दिया। इस पर भड़क गया अमेरिका, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा अब अचानक से इजराइल भड़क गया। इजराइल ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके इन ईरान के वॉरशिप को यहाँ से निकालो, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उधर मुस्लिम देश तुर्कमेनिस्तान में इजराइल अपनी एम्बेसी खोलने वाला है। तुर्कमेनिस्तान में ईरान की एम्बेसी जहां पर है, ठीक उससे 19 किलोमीटर दूरी पर, सिर्फ 19 किलोमीटर दूरी पर इजराइल अपनी एम्बेसी खोलने जा रहा है। उधर फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है सीधा सीधा यूरोपीय यूनियन से कि आप नज़र रखिए इजराइल और फिलिस्तीन की सरजमीन पर कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ क्या क्या कर रहा है। उधर फिलिस्तीन के अल खलील के इलाके में फिलिस्तीनियों के फिर से मकानों को यहूदियों ने, इजराइल की गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। देखिए, आप किसी की मदद कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन आपका जज्बा अल्लाह को अगर प्यारा लगे ना, तो अल्लाह आपको ज़मीन से उठाकर अर्श पर बिठा सकता है। देखिए, अल्लाह जिसको जितना देता है
वो उस हिसाब से मदद कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे रज़ा भाई ये मिडिल ईस्ट में आप मजलिस क्यों पढ़ने लगे? नहीं भाई, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मजलिस नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको थोड़ा अच्छी बातें मैं अपनी खबरों से बताने की कोशिश भी करता हूँ, लाइव मिसाल देके। ये तस्वीर देखिए, एक पुरानी सी गाड़ी घिसी पिटी, 8-10 उस पर गद्दे, चादर, अगर आगे पीछे देखेंगे तो कुछ कपड़े इसमें हैं, घर के काफ़ी सारे सामान इसके अंदर, गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। एक अकेला नौजवान इस गाड़ी को चला रहा है। गाड़ी की हालत भी काफ़ी ख़राब है। गरीब, मिडिल क्लास से भी नीचे ये इंसान आपको गरीब तबके का नज़र आ रहा होगा। ये अज़रबैजान का बंदा है। ये अज़रबैजान का बंदा है। जब तुर्की में भूकंप आया मेरे दोस्तों, तो इसके पास मदद के लिए कुछ नहीं था। इस इंसान ने, इस बंदे खुदा ने अपने घर के सारे साजो सामान जितना वो भर सकता था, जो मदद करने के लिए ज़रूरी था, गद्दा, तकिया, जो भी इसके पास था बेचारे के पास, अपने घर के उन तमाम सामान को अपनी गाड़ी में भरा जितना आ सका। तुर्की का झंडा लगाया और रोड से तुर्की के अंदर घुस गया और तुर्की के लोगों की मदद करता रहा। अपना सारा घर बार तुर्की के मुसलमानों पर, पीड़ितों पर लुटाया। कुछ नहीं था इसके पास, सब लुटा दिया। और फिर ये अचानक से दुनिया की नज़र में ऐसा आया कि बाद में ये देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने खुद उनसे मुलाकात करी। ये कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। तो ये मत देखिए कि आपकी जेब में 5 का नोट है या 500 का नोट है। यहाँ होना चाहिए आप मदद किसकी किस लेवल पर कर सकते हैं। उधर फिनलैंड में ये देखिए, फिनलैंड में तुर्की के खिलाफ पीकेके के समर्थकों ने, कुर्दिश लोगों ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। 20 से 25 लोगों ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के फ़ोटो में आग लगा दी और फिनलैंड में जो तुर्की की एम्बेसी है उसके बाहर जमकर प्रदर्शन किया और तुर्की के झंडे में भी आग लगाई। वहीं दोस्तों, मैंने आपको ग्रीस का एक ट्रेन एक्सीडेंट बताया था, उसमें मारे जाने वालों की संख्या जो है 46 से पार हो चुकी है। ट्रेन, मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन आपस में टकरा गई, जिसमें 46 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा बुरी तरह से घायल हैं। जांच में ये पाया गया है कि जो रूट डायरेक्टर हैं, जो दफ्तर में बैठ कर रूट डिसाइड करते हैं, ये उनकी गलती है, जिसकी वजह से दोनों ट्रेनों का एक ही रूट कर दिया गया था और वो दोनों ट्रेनें आपस में टकरा गईं। अब लोगों के अंदर गुस्सा है और सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। जमकर प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है और ग्रीस में अलग अलग जगह अब प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। कई जगह ये प्रदर्शन हिंसक हो चुके हैं, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। उधर सऊदी अरब और ब्रिटेन, जी हाँ, ब्रिटेन के करीब हो रहा है सऊदी अरब। अमेरिका से ज़रा सा 1 इंच दूर हुआ और 50 इंच करीब ब्रिटेन से हो गया। देखिए, ताज़ा जो रिपोर्ट आपके सामने है डिफेंस डील की है। डिफेंस की डील ब्रिटेन और सऊदी अरब के बीच हो चुकी है। उधर सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने कह दिया है कि हमारा जो देश है वो काफ़ी प्यारा है, हमारी गवर्नमेंट सभी के लिए अपने बाजुओं को खोल कर बैठी है, हमारे देश के दरवाजे सभी देशों के लिए खुले हैं, आप आइए, साथ काम कीजिए, साथ बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए। इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस पूरे रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।